मुझे पता चला था कि मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा, पर मैंने अपनी असफलता का सारा दोष अपनी पहली पत्नी पर डाल दिया। मेरी माँ ने बिना किसी सवाल किए, बिना सच जाने उसे घर से निकाल दिया। फिर मेरी दूसरी शादी हो गई। नई जिंदगी में 3 बच्चे हुए, लेकिन दिल को कभी सुकून नहीं मिला। मन में बेचैनी घर करने लगी। मैं अपनी दूसरी पत्नी पर भी विश्वास नहीं कर पाया। फिर एक दिन एक भीड़ में अचानक मेरी पहली पत्नी नजर आ गई। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था और होठों पर एक ही बात थी, अगर सच जानना है तो आज रात मेरे घर आना। मैं सबकी नजरों से बचते हुए चुपचाप उसके घर पहुंचा। जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी की नींद उड़ा दी। बेचैनी से घिरा मैं अस्पताल के आंगन में टहल रहा था। मेरे अंदर एक आग जल रही थी जिसे बुझाने का कोई तरीका नहीं था। लोग मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे, पर मैं किसे क्या बताता। मेरी पत्नी अस्पताल के अंदर थी, तीसरी बार गर्भवती, और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। लेकिन मेरे चेहरे पर उस वक्त जो उदासी छाई थी, कुछ देर बाद अस्पताल के दरवाजे पर एक नजर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में एक छोटा सा कंबल था जिसमें एक नन्हा मासूम बच्चा लिपटा हुआ था। उसने वो कंबल मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, बधाई हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है और आपकी पत्नी भी पूरी तरह ठीक है। उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा मानो फक हो गया, जैसे शरीर का सारा खून एक ही पल में खींचकर बाहर निकल गया हो। मेरी निगाहें उस मासूम से बच्चे पर गईं, जो अब मेरी गोद में था। नर्स ने मेरी बेरुखी भांप ली। उसने हैरानी से पूछा, सब ठीक है ना? क्या आपको खुशी नहीं हुई? आमतौर पर तो यहाँ बेटा होने पर लोग मिठाइयों के डब्बे बांटते फिरते हैं, और आपके चेहरे पर तो जैसे कोई मातम छाया हो। वो हल्का सा मुंह बनाकर वापस चली गई, मगर मुझे उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या बताता मैं, कैसे कहता कि ये बच्चा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बेइंतहा बह रहे थे। उस नन्हे से चेहरे को देखते हुए दिल चीख चीख कर पूछ रहा था, क्या ये बच्चा मेरा है? और तभी मेरी सास अस्पताल के गलियारे से आती दिखाई दी। वो मेरे बगल में आकर रुक गई। उन्होंने जल्दी से उस नन्हे बच्चे को मेरी गोद से उठा लिया और कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही विजय, तुम ऐसा करो, घर वापस चलो। शायद मेरे चेहरे की बेचैनी देखकर उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था। मैंने चुपचाप उनका धन्यवाद किया और बिना अपनी बीवी को एक नज़र देखे ही वापस अपने घर लौट आया। उस वक्त मेरे अंदर देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी। घर में सब कुछ सूना सूना था, एक सन्नाटा छाया हुआ था। पर जो कुछ भी आज हुआ, उसने मेरे दिल को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी सोच फिर अचानक 7 साल पहले के एक दिन पर आ पहुंची, उस दिन जिसने मेरी जिंदगी का रुख पूरी तरह बदल दिया। तब मैं कॉलेज से नया नया निकला था, जवानी की उमंग थी और मेरे पिता के पैसों की वजह से खुद को आसमान छूता महसूस करता था। एक दिन दोस्तों ने हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम बनाया। मुझे भी उनके साथ जाने का मन हुआ। मैंने अपनी माँ से बात की, लेकिन माँ ने डांटते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गया? अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू हिल स्टेशन घूमने का सोच रहा है। शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर जाना, शादी से 1 हफ्ता पहले नहीं। माँ की बातें सुनकर मैं मुंह बनाकर चुप हो गया, पर मन तो बस वही घूम रहा था। मुझे इस जबरदस्ती की शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीना चाहता था। माँ चाहे कितनी भी मना करें, मैं अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन निकल पड़ा। हिल स्टेशन की खूबसूरत वादियों में दिन रात घूमते हुए हमने खूब मस्ती की। जेब में पैसे थे, सेहत अच्छी थी और पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे लग रही थी। तीसरे दिन जब हम वहां थे, मेरे दोस्त अचानक मेरे कमरे में घुसे। अरे यार, तू यहीं बैठा है, जल्दी चल, पीछे पहाड़ों में एक जंगल है जो ऊपर की तरफ जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। टूर गाइड ने तो हमें वहां जाने से मना किया था, लेकिन हम तो किसी की भी बात कब मानते हैं। मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जोर से हंसते हुए कहा, चल चल, मजा आएगा। मैं भी खुशी से उछल पड़ा। मुझे ऐसे छुपे हुए रास्तों की तलाश करना बड़ा पसंद था। रात होने लगी थी। मेरे दोस्त मुझे बार बार बुला रहे थे और मैं अपने जूते ढूंढ रहा था, जो पता नहीं कहाँ गिरा दिए थे। अरे आजा यार, देर मत कर, मेरे दोस्त ने फिर आवाज लगाई। झुंझलाते हुए मैंने जल्दी से एक हल्का सा जूता पहना, जो मैंने सिर्फ होटल के कमरे में पहनने के लिए साथ लाया था। मेरे पहने हुए हल्के जूते देखकर दोस्तों की नज़र थोड़ी देर के लिए ठिठकी जरूर, लेकिन मैंने बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे मैं तो ऐसा मजबूत हूँ कि इन जूतों में भी पहाड़ चढ़ जाऊंगा।
हम चारों कमरे से निकलकर होटल के पीछे की ओर बढ़े। वहीं एक चुपचाप खड़ी पहाड़ी थी, जिसके सिर पर एक सघन जंगल था। हमने इधर उधर चौकसी बरती, किसी की नजर न पड़े, और फिर दबे पांव जंगल में दाखिल हो गए। दोस्तों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी और वे मस्ती में आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। पर मेरे लिए हर कदम भारी होता जा रहा था। जो चप्पल मैंने होटल के कमरे के लिए पहनी थी, वह पहाड़ी रास्तों पर मेरा साथ नहीं दे रही थी। पथरीली जमीन, उभरे कांटे और तेज ढलानों ने मेरे पैरों को बुरी तरह घायल करना शुरू कर दिया था। फिर भी चेहरे पर मुस्कान चिपकाए मैं आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी तकलीफ मेरे दोस्तों की मस्ती पर पानी फेर दे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल और भी गहराता गया। सूरज की रोशनी पेड़ों की टहनियों के बीच से छनकर अब मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। मेरे पैरों में पसीना आने लगा था और चप्पल बार बार फिसल रही थी। लेकिन अब वापस लौटने का रास्ता भी पीछे छूट चुका था। तभी मेरे दोस्तों ने पीछे मुड़कर हंसते हुए आवाज लगाई, क्या हुआ विजय? अब तू बूढ़ा हो गया है क्या? इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है? उनकी बात सुनकर मेरे कदम ठिठक गए। थोड़ी शर्मिंदगी सी हुई, पर मैंने तुरंत खुद को संभालते हुए सीना फुला लिया और मुस्कुराकर बोला, बूढ़े हो मेरे दुश्मन, अभी दिखाता हूं तुम्हें असली ताकत। मैं जोश में भरकर तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा और उन सबसे आगे निकल गया, ये सोचे बिना कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हम अब पहाड़ी की उस चोटी पर पहुंच चुके थे, जिसके दूसरी ओर एक डरावनी अंधी ढलान थी। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, मेरी चप्पल फिसल रही थी अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीधे ढलान की तरफ फिसलने लगा। सब कुछ एक झटके में हुआ। मेरे दोस्तों की हंसी अचानक चीख में बदल गई। वे तो बस मुझे हल्का डराना चाहते थे, पर मुझे बेकाबू होकर लुढ़कते देख वे खुद सन्न रह गए। तेज ढलान पर मेरा शरीर पेड़ों से, नुकीले पत्थरों से, सूखी शाखाओं से टकराता हुआ नीचे गिरता गया। मैं चीख रहा था, पर मेरी आवाज खुद मुझे ही सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी एक जोरदार झटका, मेरा शरीर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। वो टकराव इतना जबरदस्त था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी रूह उस चट्टान में समा गई हो। शरीर सुन्न पड़ गया। सबसे तीखा दर्द मेरे शरीर के निचले हिस्से में महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने मेरी कमर के नीचे की जमीन ही खींच ली हो। मेरे मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और फिर सब कुछ धुंधला पड़ गया। लेकिन वो पहली बार था जब मुझे लगा कि मैं अब शायद कभी वापस नहीं उठ पाऊंगा। जब अगली बार मेरी आंखें खुली, तो मैं खुद को अस्पताल के एक सफेद बिस्तर पर पाया। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। चारों ओर दोस्तों के शर्मिंदगी से भरे चेहरे थे, जो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मेरी दोनों टांगों पर सख्त प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए। उनका चेहरा भी चिंता और बेचैनी से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने बताया कि मेरे घर वालों को सारी जानकारी दे दी गई है। मैं बेचैन होकर उनसे बोला, डॉक्टर साहब, दर्द बहुत तेज है, कोई इंजेक्शन दीजिए। डॉक्टर ने धीरे से मेरा कंधा सहलाते हुए कहा, तुम्हें दर्द तो होगा। तुम्हारा पूरा शरीर जख्मी है, कई नसें कुचल गई हैं, लेकिन 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। मेरे दिमाग में जैसे तूफान आ गया था। 1 हफ्ते में ठीक? मगर मेरी शादी तो बस 1 हफ्ते बाद थी। उस 1 हफ्ते ने मेरी दुनिया ही उलट पुलट कर दी। उस वक्त मेरी नजरें मेरे माँ बाप की तरफ गईं, जो अस्पताल के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। चेहरे पर चिंता के निशान साफ थे। मेरी माँ ने आकर मुझे चूमा, पर शब्दों की कमी थी। शायद उन्हें पता था कि मेरी जिंदगी पहले ही कितनी चोट खा चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी टाल दी। मेरी ससुराल वाले नेकदिल और समझदार लोग थे। मेरी खराब हालत देख उन्होंने मुझ पर शादी का दबाव नहीं डाला, बल्कि वे भी इस परिस्थिति से बहुत दुखी थे। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मैं धीरे धीरे सहारे से चलना सीख गया। जिंदगी की ओर लौटने की उम्मीद फिर से जगी। आखिरकार मेरी टांगें ठीक हो गईं और मैं फिर से चलने फिरने लायक हो गया। जमीन पर चलने के ठीक 1 महीने बाद शादी की तैयारियां पूरी हो गईं और माँ मेरी दुल्हन को लेकर आईं। शादी के दिन मेरा दिल खुशियों से छलक रहा था। वह मेरी जिंदगी की सबसे हसीन लड़की थी, इतनी खूबसूरत कि मैंने पहले कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था। वह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि सुशील और सभ्य भी। उसने जैसे ही घर में कदम रखा, घर की सारी जिम्मेदारी बड़े ही प्यार और समझदारी से संभालने लगी। मैं हैरान था कि मेरी लापरवाही, जो हादसे के बाद बदल चुकी थी, अब उसके सामने भी साफ झलक रही थी। मैं अब अपने पिताजी के कारोबार को पूरी सजगता और लगन से संभाल रहा था। घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। जब मैं घर आता, तो मेरी बीवी मुझसे खाने पीने के बारे में पूछती,
मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती, ऐसे कि मैं भावुक हो उठता। जिंदगी में अब कोई कमी नहीं लगती थी। मैं सोचता था कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन फिर एक रात खाने की मेज पर मैंने माँ से पूछा, माँ आज आप कुछ ज्यादा ही चुप क्यों हैं? माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारे साथ दिशा की भी शादी को अब 1 साल हो गया है। आज वहाँ बेटा हुआ है, तुम्हें पता है न, लेकिन तुम लोग अभी तक हमें कोई खुशखबरी नहीं दे पाए। जिंदगी को एंजॉय करना अच्छी बात है, घूमना फिरना अच्छा है, लेकिन ये सब बच्चे के बाद भी तो हो सकता है। फिर माँ ने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए अब तुम्हें और दिशा को अपनी फैमिली बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। माँ की बात सुनकर मैं बीवी की ओर देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था और मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ था। लेकिन माँ इसे गलत समझ रही थी। हमने कभी जानबूझकर बच्चे न होने का फैसला नहीं किया था। शायद ये सब भगवान की मर्जी थी कि अब तक हमारे घर खुशियों की किलकारी नहीं गूंजी। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भी अचानक धड़क उठा। अब मुझे भी इंतजार होने लगा था। हर महीने मैं बीवी से पूछता, क्या कोई उम्मीद है, क्या हमारी कोशिशें रंग लाईं? पर वह मायूसी से सिर हिलाती और मेरा दिल भी भारी हो जाता। एक दिन ऑफिस जाते हुए मेरा दोस्त मोहन मिठाई लेकर खुश नजर आया। मैंने पूछा, किस बात की मिठाई है? वह मुस्कुराते हुए बोला, यार मैं पापा बन गया हूँ, बेटा हुआ है। उसकी खुशी सुनकर मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ में रह गया। उसकी शादी मुझे 6 महीने बाद करनी थी, फिर भी आज वह बाप बनने की खुशखबरी लेकर मेरे सामने खड़ा था। मैं उस दिन उदास मन से घर लौटा। उस रात मैंने पहली बार अपनी बीवी से कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर चुपचाप मुझे देखती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्या आपको भी यही लगता है कि मैं बांझ हूँ? क्या मैं माँ नहीं बन सकती? उसका दर्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरे मन में कभी ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था। मैंने उसे मजबूती से समझाया, ऐसी बात सोचो मत। डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है, हमें तो बस कोशिश करनी है। वह कुछ सोचती रही, फिर धीरे धीरे बोली, मेरी एक रिश्तेदार की बहन डॉक्टर है, बहुत काबिल है। मैं उसका नंबर लेती हूँ, हम कल उसके पास चलेंगे। मैंने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट लिखे। टेस्ट करवाने के बाद हम घर लौट आए। अगले दिन रिपोर्ट आने वाली थी। मेरी बीवी के चेहरे पर एक नई उम्मीद और खुशी झलक रही थी। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे, माँ का मूड बहुत खराब था। वैसे भी इन दिनों उनका मिजाज कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता था। माँ ने मेरी बीवी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मुझे प्यार से अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, आज मालती आई थी, वह भी पूछ रही थी कि बहू के घर खुशखबरी क्यों नहीं आई। मैं तो लोगों को जवाब देते देते थक गई हूँ। माँ की आवाज में बेचैनी थी और उन्होंने आगे कहा, माफ कर देना बेटा, पता नहीं किस लड़की को तेरे लिए ब्याह लाए। अगर उसमें कोई कमी है तो तेरी जिंदगी बर्बाद होने की जिम्मेदारी मेरी है। माँ की आंखों में आंसू थे जो देख मेरे दिल को अंदर तक झकझोर दिया। उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मेरा भरोसा अपनी बीवी पर पूरा कायम था। आखिर क्यों दोष देना चाहिए उस पर जो बेगुनाह थी। कुछ ही दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। उस दिन मेरी बीवी के चेहरे पर एक अनोखी खुशी थी। वह रिपोर्ट लेकर जल्दी जल्दी मेरे पास आए और बोली, देखो सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, मुझमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्दी माँ बाप बनेंगे। रिपोर्ट देखकर मेरे दिल को भी थोड़ी तसल्ली मिली। फिर से मैंने इंतजार करना शुरू किया। मेरी बीवी हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाती, शायद मुझसे भी ज्यादा उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब हमारे घर खुशियों की किलकारी गूंजेगी। ऑफिस में भी लोग मुझसे पूछने लगे थे, बेटा कब खुशखबरी दे रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, लगभग 2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा मेरी बीवी पानी की एक बोतल में कुछ डाल रही है। मैंने पूछा, यह क्या कर रही हो? मीना, जैसे कोई गलती पकड़ी गई हो, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह कुछ देर तक मुझे चुपचाप देखती रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता कि ये क्या आजमाइश है। माँ बाप दोनों तो सेहतमंद हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रही औलाद। फिर वह रुंधे गले से बोली, इसलिए आज मैं ताबीज वाले बाबा के पास गई थी और ताबीज लेकर आई हूँ। ये कहकर वह रोती हुई कमरे में चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने कभी अपनी सेहत की जांच तक नहीं करवाई थी, इसलिए माँ बाप दोनों के सेहतमंद होने की बात भी शायद सही नहीं थी। बेचैनी में मैं छत पर जाकर टहलने लगा, एक के बाद एक सिगरेट जलाता रहा।
बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, क्या अब मैं भी अपना टेस्ट करवा लूं? मेरी बीवी तो इन 2.5 सालों में कई टेस्ट करवा चुकी थी और सारे रिपोर्ट साफ निकले थे। पर मेरे लिए सच जानना अब जरूरी हो गया था। अगले दिन मैं चुपचाप अपनी बीवी के उस रिश्तेदार के पास गया, जिसकी बहन के पास मेरी बीवी मुझे दिखाने ले गई थी। वह एक अच्छा और भरोसेमंद आदमी था और खुद भी डॉक्टर था। मैंने उससे सख्त हिदायत दी कि मेरी रिपोर्ट के बारे में घर में किसी को कुछ न बताए। उसने मेरी बात मान ली। उसने मुझे अच्छे से जांचा और कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए। लेकिन उसके चेहरे पर छाई मायूसी पहले ही मुझे कुछ बुरा होने का एहसास करा रही थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया और बुलाया। उस दिन जब मैं उसके क्लिनिक पहुंचा तो उसने गंभीर स्वर में कहा, विजय भाई, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। उस बात को सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मन के अंदर एक अंधेरा छा गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या कुछ समय पहले आपको कोई बड़ा हादसा हुआ था? मैंने अपना पुराना एक्सीडेंट याद किया और सब कुछ डॉक्टर को बताया। उसके चेहरे पर एक समझदारी और सहानुभूति की झलक थी। वह बोला, हादसे की वजह से आपके अंदर गहरा नुकसान हुआ है। आपकी मर्दाना ताकत गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। अब आप पिता बनने के काबिल नहीं रह गए। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान सिर पर टूट पड़ा हो। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। दिल से एक भारी बोझ उतर गया और मेरी दुनिया पूरी तरह से थम गई। मैं जल्दी से अपने जूते उठाकर घर लौट आया, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर से सख्ती से कहा कि वह मेरी बीवी को इस बारे में कुछ न बताएं। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने उस रिश्तेदार डॉक्टर के पास क्यों जाना चुना। दिन ब दिन वक्त बीतता गया और 6 महीने और गुजर गए। लोग बार बार सवाल पूछते और मेरी जिंदगी मुश्किल होती जाती। मेरी माँ दिन रात मेरी बीवी को ताने देती रहती और वह मेरे सामने आंसू बहाती। माँ की बातों का बोझ मेरे बीवी के दिल पर गहरा असर डाल रहा था, लेकिन मैंने कभी उस सच को नहीं बताया कि असल कमी मुझ में है। 3 महीने बाद माँ की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया कि मैं अपनी बीवी से तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूं। मुझे पता था कि चाहे मैं दूसरी हो या तीसरी शादी कर लूं, मेरी औलाद नहीं हो पाएगी। पर घर में रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ चुका था। मेरी बीवी अब हर वक्त जैसे बुझी हुई सी रहने लगी थी। दिन ब दिन उसकी आंखों में वो चमक खत्म होती जा रही थी जो कभी थी। आखिरकार एक दिन मैंने उसे तलाक दे दिया। जब तलाक के कागज उसके हाथ लगे तो वह कुछ पलों तक चुपचाप मुझे देखती रही। फिर बिना कुछ कहे खामोशी से घर से निकल गई। मेरे माँ बाप जोर जोर से खुशियां मना रहे थे। उनके लिए ये खुशी की बात थी कि उन्हें एक बांझ औरत से छुटकारा मिल गया था। मैं खुद को काम में व्यस्त रखने लगा ताकि इस खालीपन को महसूस न कर सकूं। एक दिन जब मैं काम से लौट रहा था तो घर में कुछ अलग सी हलचल महसूस हुई। हंसी खुशी और बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मन में एक हल्की सी जिज्ञासा के साथ मैं अंदर गया और देखा कि मेहमान कोई और नहीं, मेरी बीवी मीना की बहन की बेटी थी। माँ के साथ एक खूबसूरत लड़की भी बैठी थी, जिसकी उम्र शायद 20 से 22 साल के बीच होगी। मुझे हैरानी हुई कि माँ इन लोगों से इतनी सहजता और प्यार से बात क्यों कर रही थी। मैं चुपचाप नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया, दिल में कई सवाल लिए। रात को जब माँ मेरे कमरे में आई तो वह बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने बताया कि मेरी पहली पत्नी की बहन आज हमारे घर आई थी और वह अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता मांग रही थी। ये सब योजना उन्होंने खुद नहीं बनाई थी, बल्कि मेरी पहली पत्नी ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। पिताजी की दौलत और जायदाद अच्छी खासी थी और हमारा घर शहर के एक अच्छे पोस्ट इलाके में था। माँ को लगता था कि यह सब बस दौलत और संपत्ति के लालच में हो रहा है, लेकिन फिर भी वह बेहद खुश थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इसके पीछे कोई राज छुपा है या नहीं। माँ ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी और जल्द ही मेरी नई दुल्हन रूबी को घर ले आई। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता था कि इस शादी का अंत भी वैसा ही होगा। घर वाले फिर से औलाद का इंतजार करेंगे और कुछ समय बाद वे इस बीवी से भी निराश हो जाएंगे। रूबी उम्र में छोटी और बेहद खूबसूरत थी। उसे अभी तक मेरी कमजोरी का पता नहीं था, इसलिए वह मुझ पर बहुत प्यार करती थी। शादी को 3 महीने हो चुके थे। मैं दिन भर दिल लगाकर काम पर जाता और थके हारे चेहरे के साथ घर लौटता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मैं घर पहुंचा, माँ दरवाजे पर खड़ी मिठाई का लड्डू मेरे हाथ में थमाने लगी। मैं हैरान रह गया, यह मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही थी। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़ी उत्साह से कहा, वही खुशी जिसका इंतजार बरसों से था।
तू अब पिता बनने वाला है। तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। आज उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उसे अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर ने ये खुशखबरी दी। माँ को लग रहा था कि मैं खुशी से झूम उठूंगा, लेकिन मैं तो सन्न रह गया। सामने रूबी खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी, लेकिन मेरी रूह को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। अगर वह सचमुच प्रेग्नेंट थी, तो इसका मतलब साफ था, उसके चरित्र पर शक होना ही था। मुझे उस पर गहरी नफरत महसूस हुई, लेकिन मैं किस मुंह से सबको बताता कि मैं तो मर्द ही नहीं था, इसलिए मुझे औलाद नहीं हो सकती। पत्थर दिल बनाकर मैं अपने कमरे में चला गया। माँ ने रूबी को खूब प्यार और लालच दिया। पूरे 9 महीने घर में बस आने वाले बच्चे की बातें होती रहीं। जब भी मैं इस चर्चा में आता, ऐसा लगता जैसे कोई मुझे उबलते पानी में डाल रहा हो। मैं उठकर वहां से निकल जाता। रूबी से मेरी बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझमें उससे गुस्सा तो बहुत था, लेकिन अपनी कमजोरी का जिक्र करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आखिरकार 9 महीने गुजर गए और रूबी ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। जब मैंने उसे अपनी गोद में लिया, तो बस यही सोचता रहा कि अब मुझे किसी और की औलाद को अपना नाम देना पड़ेगा। घर वाले बहुत खुश थे और मैं चाहकर भी चुप रह गया। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद रूबी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं, तलाक दे दूं और घर से बाहर निकाल दूं। मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करता था और बच्चों को भी वो प्यार नहीं दे पा रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। पूरा परिवार हैरान था, सब सोचते थे आखिर मुझ में क्या बदल गया है। रूबी भी इस उलझन में अक्सर परेशान रहती थी। इसी तनाव में उसने मेरी बेटी को जन्म दिया। मैं अब हालात से समझौता कर चुका था। दिल में एक गहरी खटास थी। मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि रूबी मुझे धोखा दे रही है, किसी और मर्द के साथ संबंध रखती है। लेकिन अगर मैं उसका ये राज उजागर करता तो खुद भी बेनकाब हो जाता। इसलिए मैंने अपने दर्द को चुप्पी में दबा लिया। जब वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी। वो 9 महीने कैसे गुजरे ये मैं ही जानता हूँ। और अब 9 महीने बाद रूबी ने फिर एक बेटे को जन्म दिया। अपने कमरे में बैठकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे पता था कि मेरी बीवी का चरित्र सही नहीं था, पर फिर भी मैं मजबूर था। शायद अगर मुझे दूसरों के बच्चों को पालना न पड़ता तो मैं रात में अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल भी करता। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। फोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर मेरी पहली बीवी मीना का नंबर चमक रहा था। तलाक के बाद आज पहली बार उसने मुझे फोन किया। जब मैंने फोन उठाया और कान लगाया तो वह बच्चों की बधाई दे रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठिठकिन थी, ऐसा लगा जैसे वह मुझ पर कुछ गुस्सा भी हो। फिर अचानक उसने कहा, मैं जानती हूँ विजय, तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। उसकी बात सुनते ही मैं जैसे किसी रिमोट की तरह उठ खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी ही देर में मैं उसके घर पहुंच चुका था। वह अपनी माँ के घर में रहती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर कदम रखा। वह सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि तलाक का उसे कोई गम हो। उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम तो पहले औलाद के लिए तरसते थे और आज तुम्हारे 3 बच्चे हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी जो मेरे दिल को चुभ गई। मैं शर्म से सिर झुका बैठा। मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है, उसने धीमे से कहा। मैं चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा, लेकिन उसी वक्त कमरे के खुले दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी ने मुझे ठिठका दिया। वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मैं हैरान था, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसने मुझे बताया था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। वह मेरी बीवी का रिश्तेदार था, लेकिन सवाल था, वह उनके घर में क्या कर रहा था। मेरी बीवी उससे बहुत ही बेझिझक अंदाज में मिल रही थी, जैसे उनके बीच कोई पुराना और गहरा रिश्ता हो। उसने धीरे से कहा, यकीनन तुम हम दोनों को साथ देखकर हैरान हो रहे हो, और बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं। शायद मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बताती, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आता है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, उसने धीरे से कहा। मैं तो उस कजन से मोहब्बत करती थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे ऊंचे दर्जे और दौलत को देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। शादी के पहले दिन ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कोई औलाद नहीं पैदा करूंगी और जल्दी ही तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम्हारी सूरत देखकर मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि तुम ही वह इंसान थे जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई। जब तुम लोग औलाद के लिए बेचैन हो रहे थे
तो मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी रिश्तेदार डॉक्टर के पास ले जाया, जो मेरी और मेरे प्रेमी की मोहब्बत से पूरी तरह परिचित थी। उसने वही किया जो मैंने उससे कहा। मैं खुद गर्भनिरोधक दवाएं इस्तेमाल करती रही, लेकिन उसने तुम्हें ये नहीं बताया, बस कहा कि ये भगवान की देरी है। मुझे पता था कि एक दिन तुम किसी मर्द डॉक्टर के पास जाकर सच जानने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने बहाने से तुम्हें अपने कजन से मिलवाया और उसने जानबूझकर कह दिया कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते, जबकि सच कुछ और था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूद बीवी के बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। ये एक बड़ा झूठ है, वे बच्चे तुम्हारे ही हैं। उसने धीरे से कहा, तुमसे तलाक के बाद मुझे तुम पर बड़ा अफसोस हुआ। तुम अमीर थे, नेक-दिल थे और अच्छे इंसान भी, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता तुमसे करवा दिया जाए। अब तुम्हारी दूसरी शादी को कई साल बीत चुके हैं और शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं और मेरा वही कजिन अब शादीशुदा हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर कोशिश के बावजूद हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही। उसके शब्द खत्म होते होते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं पत्थर की तरह खड़ा था, जैसे मेरे शरीर से खून ही निकल गया हो। वे दोनों मुझसे माफी मांग रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद मैं माफ कर दूं और उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आएं। लेकिन मैं तो अपने बीते हुए बरसों को याद कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उस बीवी के लिए सब कुछ कर चुका था, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया, उसे सोचकर दिल टूट जाता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ठाना कि अब इस नफरत और बदले की कहानी को मैं यहीं खत्म कर दूंगा। भगवान ने मुझे एक नेक और सच्ची पत्नी दी थी, जो मेरे नफरत से भरे रवैये के बावजूद मुझे कभी छोड़कर नहीं गई। अब मेरे 3 बच्चे थे, जिन्हें मैं पहले कभी अपना दिल से नहीं पा सका था। लेकिन आज मैंने अपनी बीवी और उस डॉक्टर को दिल से माफ कर दिया। जब मैं वापस लौटा तो ऐसा लगा मानो मेरे दिल का कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैं सीधे अस्पताल गया, जहां मेरी बीवी मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने उसका हाथ थामा और वादा किया, अब मैं तुम्हारा और हमारे बच्चों का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान लौट आई और मुझे लगा जैसे आज मेरी जिंदगी सबसे खुशनुमा और खूबसूरत हो गई हो। माफी और सच्चे दिल से किया गया बदलाव इंसान को अंदर से हल्का कर देता है और जिंदगी को बेहतर बनाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे धोखा और नफरत कितनी भी गहरी हो, सच्चे दिल से की गई माफी और रिश्तों की कदर इंसान को न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी सुकून देती है। बीती हुई गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।